हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल RVS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, मैं आपके लिए जीव विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लेकर आई हूँ। ये सारे प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे और थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ऑप्शन ए है लेप्टोटीन प्रावस्था में, ऑप्शन बी है जाइगोटीन प्रावस्था में। तो आंसर है इसका जाइगोटीन प्रावस्था में। जाइगोटीन प्रावस्था दोस्तों ये अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज 1 की एक उप अवस्था होती है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स होता है न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम के जुड़े रहने में सहायता करता है, वही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, साइकस में परागण का प्रकार है। ऑप्शन ए है कीट परागण, ऑप्शन बी है वायु परागण। आंसर है वायु परागण। साइकस में जो बीजाणुधानी होती है इसके स्फुटन के पश्चात मतलब फटने के बाद वायु में 3 कोशिकीय लघु बीजाणु, इसी को माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और ये भार में बहुत ही हल्के होते हैं और वायु द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसलिए साइकस में वायु परागण पाया जाता है। वायु परागण को एनेमोफिली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव हैं। ऑप्शन ए है अपघटक, ऑप्शन बी है उत्पादक। तो आंसर है अपघटक। अपघटक दोस्तों मृतपोषी सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवों के मृत शरीर और जीवित जीव जो होते हैं उनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, त्यागे गए कार्बनिक पदार्थ, उनसे ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और ये ही किसी भी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस तथा पेंटोज फास्फेट पथ में उभयनिष्ठ एंजाइम है। पहला ऑप्शन है इसका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दूसरा है हेक्सोकाइनेज। तो आंसर है इसका हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस तथा पेंटोज फास्फेट पथ या प्रक्रम दोनों में ही हेक्सोकाइनेज जो है ये एंजाइम, इसके द्वारा ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में फॉस्फेटीकरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा पेंटोज फास्फेट पथ ये दोनों ही प्रक्रम जो हैं कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा खनिज अवशोषित होते हैं। ऑप्शन ए है आयनिक रूप में, ऑप्शन बी है कोलाइडी रूप में। आंसर है आयनिक रूप में। तो दोस्तों पौधों में मृदा से खनिज लवणों का आयन के रूप में ही अवशोषण होता है और इन आयनों की जो गति होती है वो फ्लक्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, केंचुए के शरीर के किन खंडों में क्लाइटेलम पाया जाता है। ऑप्शन ए है 12वें से 18वें खंड में, ऑप्शन बी है 14वें से 16वें खंड में। तो आंसर है इसका 14वें से 16वें खंड में ये क्लाइटेलम पाया जाता है। अब ये क्लाइटेलम क्या होता है, तो ये जो है ये केंचुए का जो 14 से 16 खंड का भाग जो होता है इसमें ग्रंथिलूतर की एक सुस्पष्ट वृत्ताकार पट्टी है, इसी को बैंड कहेंगे, इसके द्वारा ये ढका होता है और इसी बैंड को ही क्लाइटेलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए है थोरेकोलंबर आउटफ्लो, ऑप्शन बी है क्रेनियल। तो आंसर है इसका आंसर है थोरेकोलंबर आउटफ्लो। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसी के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है ये जो तंत्रिका तंत्र है ये सभी वक्षीय मतलब थोरेसिस तथा प्रथम 3 कटी मेरु तंत्रिकाओं लंबर स्पाइनल नर्व्स कहेंगे इसको के रेमी कम्युनिकेंस से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे थोरेको लंबर आउटफ्लो भी
कहा जाता है। इसके कुछ कार्य हैं अपनी बॉडी में, जैसे आँख की पुतलियों को ये बढ़ाने का काम करता है, श्वेत ग्रंथियों से पसीने के श्रावण को भी बढ़ाता है, लार ग्रंथि के श्रावण को कम करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, रक्तदाब को बढ़ाता है और आरबीसी की संख्या में ये वृद्धि भी करता है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं अलग अलग। अगला प्रश्न है, चावल का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है जिंक की अल्पता द्वारा, ऑप्शन बी है मॉलिब्डेनम की अल्पता द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है जिंक की अल्पता द्वारा, ये उत्तर है इसका। पादपों के मतलब पौधों के जो पौधों में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कुछ दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम ये होते हैं। और दीर्घ पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। तो जो जिंक है इसकी कमी जब हो जाती है तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, फल का विकास नहीं हो पाता है और जो पत्तियां हैं वो छोटी हो जाती हैं, छोटी रह जाती हैं। तो ये इसकी जिंक की अल्पता द्वारा चावल का खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, बहुत तीव्र प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष संदमक प्रभाव कहलाता है। दोनों में से एक ऑप्शन है हरिमहीनता, दूसरा है सोलेराइजेशन। तो आंसर है इसका सोलेराइजेशन। दोस्तों, सामान्यतः जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसमें जब वृद्धि होती है तो उसी के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। तो प्रकाश की अत्यंत उच्च तीव्रता पर सोलेराइजेशन की जो प्रक्रिया है ये प्रकाश ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करने लगता है। और यदि ये कुछ घंटों तक ये प्रक्रिया जारी रहती है तो जो प्रकाश संश्लेषी उपकरण होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जिब्रेलिन और ऑप्शन बी है ऑक्सिन। आंसर है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये जटिल कार्बनिक यौगिक है और ये बीजों के अंकुरण में भाग लेता है और बीजों की सुप्तावस्था को मतलब सोई हुई अवस्था को ये भंग कर देता है और उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। अंत में दोस्तों हम कुछ मुख्य धमनियों और उनके नाम और कार्यों के बारे में जानेंगे। पहली है पल्मोनरी धमनी, ये जो है ये फेफड़ों को अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। दूसरी है कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप, ये शुद्ध रक्त का शरीर में वितरण करती है। तीसरी है कोरोनरी धमनी, ये हृदय को रक्त पहुंचाने का काम करती है। 4 नंबर है इन्नोमिनेट धमनी, ये सिर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाती है। 5 नंबर है अधोजत्रुक धमनी, ये जो धमनी है ये कशेरुक दंड, स्तन तथा भुजाओं को रक्त पहुंचाती है। अगली है अंतरकोष्ठल धमनी, देह भित्ति तथा पसली पेशियों में ये रक्त संचरण का काम करती है। अगली है फ्रेनिक धमनी, ये डायफ्राम को रुधिर पहुंचाने का काम करती है। अगली है सीलियक धमनी, 2 भागों द्वारा ये यकृत तथा आमाशय को रक्त संचरण करती है। अगली है अग्रमेसेंट्रिक धमनी, ये ग्रहणी, अग्नाशय, परिशेषिका, सीकम तथा कोलन में रक्त का संचरण करती है। अगली धमनी है रीनल धमनी, रीनल धमनी जो है ये वृक्कों में रुधिर ले जाने का काम करती है। अगला है पश्चमेसेंट्रिक धमनी, ये बृहदांत्र व आमाशय में रुधिर का वितरण करती है। और लास्ट है इलियक धमनी, इलियक धमनी जो है ये पेल्विक भागों में और पादों में रुधिर का वितरण करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।